वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केवीएस का 2018 का क्वेश्चन पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी 2 वीडियोस हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने इससे पहले भी केवीएस के हो, एस्टेट इकोनॉमिक्स हो, एनवीएस के क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज चलाई हुई है। हम तरह तरह के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन पेपर समझाए हुए अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो। आपको इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। Which of the following government scheme has been merged under आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या चलाया था, हेल्थ प्रोटेक्शन का मिशन चलाया था आयुष्मान भारत के साथ। ठीक है, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन चलाया गया है। उसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स जो है अब जो है हमने क्या की है, मर्ज कर दी हैं। मर्ज कर दी मतलब मिला दी। हेल्थ को लेकर कुछ स्कीम्स पहले से चली आ रही थी, उन स्कीम्स को आयुष्मान भारत में हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सी स्कीम है जो हमने आयुष्मान भारत में मिला दी। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सेकंड ऑप्शन में बोला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। थर्ड ऑप्शन में बोला है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। फोर्थ ऑप्शन में बोला है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जो हमने हमारा जो ये हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन चला था, इसके अंदर हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और सिटीजन जो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इन दोनों स्कीम्स को मिला दिया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट डिवेंचर्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है। डिवेंचर्स क्या होते हैं, एक तरह का ऋण पत्र होते हैं। जब किसी भी कंपनी को क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है कंपनीज में, तो वो क्या करती है, या तो अपने शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है, या फिर अपने डिवेंचर्स इशू कर देती है। इससे क्या होता है, कंपनी को जितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उतने अमाउंट के शेयर्स डिवेंचर इशू कर देती है और अपनी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। एक तरह का कंपनीज को ये लोन दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है डिवेंचर्स के बारे में। इट इज़ इशू बाय अ गवर्नमेंट, कि क्या ये गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, कि इनके अंदर पूरी सिक्योरिटी होती है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ बिन फिक्स टेन्योर ऑफ मैच्योरिटी, कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इनको इनका पूरा पैसा दे दिया जाता है, इसका मतलब फिक्स मैच्योरिटी का टाइम पीरियड इसमें होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है इट इज़ रियल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉन्स्टेंट, रियल रिटर्न जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। अब बात करें डिवेंचर्स, डिवेंचर क्या होते हैं, एक तरह के ऋण पत्र होते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये कौन इशू करता है, ये कंपनीज इशू करती है, ठीक है, कंपनीज होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ये इशू करती है, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू नहीं किए जाते। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये कंपनीज इशू करती हैं। इट इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, ये बिल्कुल इनमें पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जो भी क्या होता है डिवेंचर्स इशू करता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये भी लिखा होता है कि कब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, आपने जो पैसा कंपनी में लगाया है आपको किस 2 साल बाद 3 साल बाद कितना होकर मिलेगा। तो हर तरह से इसमें सिक्योरिटी होती है। और मैच्योरिटी का टाइम पीरियड, कि कंपनी को जिस पर्सन से आपने पैसा लिया है, आपने अपने डिवेंचर्स इशू किए हैं, उसको कब पैसा देना है ये बात पहले तय हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट हैज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ मैच्योरिटी, फिक्स टेन्योर का मतलब है एक टाइम पीरियड तय कर दिया जाता है कि 2 साल का टाइम, 2 साल बाद आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, या 3 साल बाद, ये पहले से ही तय होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी में जो बात बोली गई है वो तो करेक्ट है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है किस ईयर में पास किया गया था? सबसे पहली बात, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 के अंदर जो है ये बनाया गया था। 10 सितंबर 2013 में जो है क्या किया गया था, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी, किस नेशन में सभी लोगों को खाना मिले। जैसे आज हम देखते हैं ना, हमें क्या मिलता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है। तो ये जो प्रोसेस चली आ रही है वो पहले से आ रही है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था। कब पास हुआ था? 10 सितंबर 2013 को। तब से जो है फूड लोगों तक पहुँचे और कोई भी पर्सन जो है भूखे भुखमरी वगैरह सिचुएशन को फेस ना करे, इसमें हमने ये ध्यान रखा था। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है, उनको तक सही पोषण पहुँचे। तो उसके लिए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को पास किया था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ एन एक्सटेंट टू विच वेरिएट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन की अगर आप बात करो, डिस्पर्जन का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, डिस्पर्जन होता है जो भी आपके पास डाटा है, डाटा मतलब जिस भी डाटा की आप स्टडी करते हो स्टैट के अंदर, वो डाटा वो किस तरह से फैला हुआ है। डिस्पर्जन मतलब उसका फैलाव किस तरह से है। जैसे अगर मैं कहूँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब बन गया, लेकिन मान लो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका डाटा कहाँ वेरी करता है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रहा है, राइट साइड में ज़्यादा जा रहा है, आपने नीचे क्या लिया है, आपके डाटा का फैलाव किस तरह से है, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि डाटा जो है वो किस तरह से वेरी करता है उसकी वैल्यू से। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच वेरिएट वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम। डिफर किससे है, एक दूसरे से है, द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। हम ये देखते हैं इसके अंदर क्या देखते हैं डिस्पर्जन के अंदर, कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है और हमारी मीन डेविएशन की जो वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, ये चीज़ हम डिस्पर्जन में देखते हैं। आपको समझ आया कि डिस्पर्जन हम किस तरह से क्या देखते हैं, कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है और जो हमारा मीन डेविएशन है उनमें क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्पर्जन की हेल्प से देखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट डिफरेंस मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय, कि जिसमें कॉस्ट डिफरेंस का वो मेथड जो क्या करता है, आपका इनकम इफेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को किससे अलग करता है, प्राइस इफेक्ट से अलग करता है। ये मेथड किसने डेवलप किया था? आपको पता है हम दो मेथड पढ़ते हैं, एक हिग्स का मेथड पढ़ते हैं, एक सलस्की का मेथड पढ़ते हैं। जब जो हम सलस्की का मेथड पढ़ते हैं उन्होंने कॉस्ट डिफरेंस का मेथड यूज़ किया और क्या किया था, उन्होंने इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग कर दिया था प्राइस इफेक्ट से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि कॉस्ट डिफरेंस मेथड का यूज़ करके किसने जो है सेपरेट किया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट से, तो वो है सलस्की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है अ प्राइमरी रीजन व्हाई नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ये बोला है कि क्यों देश जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, सबसे मुख्य कारण क्या है। अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कौन सी बात सही है। पहला है सम नेशन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड वाइल अदर प्रोड्यूस बी, ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ कि कुछ लोगों को ए बनाना पसंद है कुछ बी बना रहे हैं, तो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड करने का कोई रीज़न है ही नहीं। अगला देखिए, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द ट्रेडिंग नेशन, ये बात सही लग रही है हमें, क्योंकि क्या होता है कुछ देशों के पास कोई संसाधन ज़्यादा है, जैसे इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है, अब अमेरिका की बात करो वहाँ कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या है हमारे यहाँ पर क्या है,
जो वर्ल्ड के अंदर जो रिसोर्सेज हैं हर एक कंट्री के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कंट्रीज आपस में निर्भर हैं और इसी वजह से वो ट्रेड करती हैं। जिस कंट्री में जो रिसोर्सेज होता है हम उसका यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है। अब हम थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। देखिए, ट्रेड इन्हांस अपॉर्चुनिटी, कि ट्रेड करने की वजह से अपॉर्चुनिटी इन्हांस होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, ट्रेड करने का रीज़न पूछा है। तो ये बात भी सही है, लेकिन सबसे पहला रीज़न यही होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं लोगों के पास या कंट्रीज़ के पास इक्वली नहीं है। इसी वजह से मेन रीज़न यही है कि हम ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ना कि सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ये नहीं कह रही कि इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट वो नहीं करती। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्सपोर्ट शुड एक्सीड देन, एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा होने चाहिए इंपोर्ट से। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपके एक्सपोर्ट हों, ये बात भी सही है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से, ये भी ठीक है, कम से कम इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। इंपोर्ट शुड बी एक्सीड देन एक्सपोर्ट, अगर आपके इंपोर्ट हो रहे हैं एक्सपोर्ट कम है तो भी बात सही है, तब भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड तो हो रहा है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड को तो सपोर्ट ही कर रहा है, चाहे एक कंट्री का लॉस हो या दूसरी का फ़ायदा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि किसी का फ़ायदा होना चाहिए या किसी का नुकसान होना चाहिए, बात हो रही है कि क्या चीज़ इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, रिसोर्सेज आर मोर मोबाइल इंटरनेशनली देन आर गुड्स। हमारे पास दो चीज़ होती है ना, एक गुड्स होती हैं, एक रिसोर्सेज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, जो हमारे पास उत्पादन के संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनमें काफ़ी ज़्यादा गतिशीलता पाई जाती है। गतिशीलता का मतलब है अगर एक इंडिया के किसी पर्सन को काम मिलता है अमेरिका में तो वो बहुत ईजिली बिना किसी रुकावट के आसानी से वहाँ मूव कर लेगा। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इसीलिए हो पाता है क्योंकि क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो उत्पादन के संसाधन हैं, उनकी जो मूवमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर वो पॉसिबल उतनी नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो फिर आपका इंटरनेशनल ट्रेड होगा ही नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रिसोर्सेज आर लेस मोबाइल इंटरनेशनली देन गुड्स, कि वस्तुओं की तुलना में संसाधनों की जो गतिशीलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कम है। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो मैंने आपको समझाई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की गतिशीलता ज़्यादा होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर क्या है, अमेरिका के अंदर आसानी से लेबर प्रोवाइड हो जाएगा तो क्या दिक्कत है उनको, वो क्यों इंडिया से परचेज करेंगे गुड्स और सर्विसेज। तो यही रीज़न होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि जो संसाधनों की गतिशीलता है इंटरनेशनल लेवल पर वो नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड गलत दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिशमेंट किए गए थे किन की रिकमेंडेशन पर, कि रूरल सेक्टर में भी रीजनल लेवल के जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक बनाए जाए। ये किसने जो ये रिकमेंडेशन दी थी, तो ये रिकमेंडेशन जो है नरसिम्हा कमेटी ने दी थी। और कब दी थी, 2 अक्टूबर को 1975 के अंदर इस रिकमेंडेशन को दिया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट बोला गया है इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 टू द हायर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी अलोंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ इन आउटपुट, कि क्या हुआ 1991 की एलपीजी पॉलिसी की वजह से हमारी देश में कुल उत्पादकता बढ़ी है, एक्सेलरेशन हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, आउटपुट बढ़ा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, बेनिफिट ऑफ हायर जीडीपी, क्या हुआ है, ज़्यादा जीडीपी बढ़ गई है, ग्रोथ जीडीपी हो गई है। ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म, रिफॉर्म के बाद इज बायस टुवर्ड्स कैपिटल देन लेबर, कि हमने क्या कर दिया,
कैपिटल के प्रति अपना बायस व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया और लेबर को हमने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब हमने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई तो हमारा मेन फोकस क्या था? हमारा मेन फोकस था कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो या लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो, हमें दोनों में बैलेंस बनाकर चलना था। तो हमने किसी एक के प्रति बायसनेस नहीं दिखाई। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए तो करेक्ट है, पर बी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इनमें से क्या जो है करेक्ट नहीं है? इंडियन एग्रीकल्चर एट अ टाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है, इसमें बोला गया है टेक्नोलॉजी वाज अ बैकवर्ड एंड डिपेंडेंस होती है मानसून के ऊपर, या फिर हम कहेंगे एफिशिएंसी ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी होती है, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हमारा ये तीनों स्टेटमेंट में आप देखिए कि हमारे यहाँ पर आज तक भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कहीं ना कहीं हमारा आज भी एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी हमारी बैकवर्ड है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमसे इनकरेक्ट पूछी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या कह रही है? इट हैड वाइब्रेंट ग्रोथ फ्यू डिकेड प्रायोर टू इंडिपेंडेंस। कि इसमें ये बोला गया है कि स्वतंत्रता से पहले जो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ थी वो बड़ी वाइब्रेंट थी इंडिपेंडेंस से पहले। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी हम उतनी ग्रोथ नहीं अचीव कर पाए जितनी हमने सोची थी। तो इसीलिए हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। बाकी सभी स्टेटमेंट की आज भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, मानसून पर डिपेंड है, बैकवर्ड है, ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है आपको फिजिकल डेफिशिएट जो है कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है फिजिकल डेफिशिएट का क्या फॉर्मूला होता है? रिवेन्यू डेफिशिएट। जो रिवेन्यू हमारे पास क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर है ना। अब आप ना टिक करते जाओ, मैं क्या बताती हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा 2,50,000। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे। हम क्या कर देंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिकवरीज ऑफ लोन ये 35,000 एंड अदर रिसिप्ट्स 90,000। 90,000 और आपको क्या करना है? 90,000 और 35,000 जब आप माइनस करोगे ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25,000 आपका फिजिकल डेफिशिएट आएगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला लगाया। फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने रिवेन्यू रिसिप्ट को माइनस किया, उसके बाद हमने रिकवरीज ऑफ लोन माइनस कर दिया, उसके बाद हमने अदर रिसिप्ट्स को माइनस कर दिया। तो आपका माइनस करने के बाद जो डेफिशिएट आएगा वो 25,000 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला हमारा फिजिकल डेफिशिएट का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ अल्टर द प्राइस चेंज। क्या होता है? प्राइस चेंज होते हैं लेकिन हमारी जो एक्सपेंडिचर है कमोडिटी का वो चेंज नहीं होता। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ कैसी होती है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आपका प्राइस चेंज होता रहे, 2 है 4 हो जाए, 4 है 6 हो जाए, लेकिन जो आपने परचेज करना है वो आप चेंज ही नहीं कर रहे, आपका परचेज वही रहता है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी चेंज नहीं हो रहा। तो आपकी इलास्टिसिटी पूछी है क्या होती है डिमांड की। अब बताओ यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है? कि आपका प्राइस चेंज होता रहेगा लेकिन आप उस कमोडिटी पर किए जाने वाले खर्च को चेंज नहीं कर रहे, अपनी क्वांटिटी को नहीं चेंज कर रहे, तो आपकी इलास्टिसिटी क्या होगी? आपकी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है लॉन्ग रन कर्व के बारे में?
लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इज द सम ऑफ लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्या रहा है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट होती है हमारी और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट होती है। इन दोनों को जोड़ दो, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो क्या ये सही है, ये गलत है ना। लॉन्ग रन, अगर हमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हमें लॉन्ग रन फिक्स कॉस्ट प्लस क्या करेंगे, लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे, ना कि हम एवरेज कॉस्ट को प्लस करेंगे। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। अगला देखिए, अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि लॉन्ग रन जो आपका कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व LAC, आप कैसे डिराइव करते हो, आपके पास शॉर्ट रन के बहुत सारे होते हैं, उनको आप मिलाते जाते हो, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, लॉन्ग रन का आ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही हुई ना, मैंने आपको डायग्राम बना कर दिखा दिया कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये कैसे बनता है। आप शॉर्ट रन के ऐसे जोड़ते जाते हो जैसे, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, लॉन्ग रन कर्व हमारा अपने आप बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, नो रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये गलत है। और ये बोला है अ फर्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव फ्रॉम लॉन्ग रन एवरेज, अ फर्म शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव फ्रॉम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये भी गलत है कि आपने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को लॉन्ग रन से बनाया है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को मिलाते जाते हैं और फिर उसमें से लॉन्ग रन बनाते हैं। छोटे को जोड़ोगे तभी तो बड़ा बनेगा ना, या तो थोड़ी ना बड़े में से आप छोटा बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, अ फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर एज डिफाइन द रोथस्चाइल्ड। रोथस्चाइल्ड ने डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को किस तरह से डिफाइन किया है। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर अलग अलग पर्सन्स ने, लर्नर ने भी डिफाइन किया है, और ने भी डिफाइन किया है। तो लेकिन हमसे क्या पूछा है, रोथस्चाइल्ड की पूछी है। रोथस्चाइल्ड ने कैसे मेजर किया था, रोथस्चाइल्ड का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, उसमें क्या होता है, ET/EF। इस ET का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टोटल मार्केट। पूरी मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, ठीक है, टोटल मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। एक तरफ हम पूरी इंडस्ट्री या पूरी मार्केट की इलास्टिसिटी देखते हैं डिमांड की, और फिर किसी एक फर्म की हम क्या देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं, उनका हम रेशो करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मोनोपोली पावर या इंडेक्स रोथस्चाइल्ड का निकालते हैं। तो अब आपको समझ आया ना कि एक तरफ हमने क्या ली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टोटल मार्केट, और हमने यहाँ नीचे क्या लिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। इन दोनों का रेशो करेंगे तभी आपका रोथस्चाइल्ड इंडेक्स आपको पता लगेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब आपको मैंने पूरा समझा दिया, आपको अब पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर किस तरह से रोथस्चाइल्ड ने डिफाइन की है। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर रोथस्चाइल्ड ने डिफाइन की है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने अभी आपको समझाया ना, तो उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ किया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे तो मीडियन की वैल्यू पूछी है। पहले आप सारी वैल्यू को क्या करोगे, सीरीज में लगाओगे। पहले क्या आएगा आपका 24 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 26 आएगा, फिर आएगा 28, फिर 29, उसके बाद 31, उसके बाद 36, ऐसी बनी ना 1 2 3 4 5 6। तो n बाय आप किसका फॉर्मूला लगाओगे 2 का, तो 6/2 क्या होता है 3। अब आप क्या करोगे, आसानी से मीडियन वाले फॉर्मूले आपने लगा दिया, 24 26 28 29 31, सॉरी 32 भी है, 31 के बाद क्या है 32 भी है, एक और रह गया। तो अब आप देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब n 7 में क्या प्लस कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है ना उसका निकालने का, तो n 7 और 8/2 हो जाएगा। 7 यहाँ लिख दूँ मैं, 7 + 1 कितना हो गया 8,
8/2 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा 4। फोर्थ नंबर पर देखिए कौन सी वैल्यू है, फोर्थ नंबर पर आपकी 29 है, तो आपका मीडियन क्या है 29। ये तो सिंपल से हमें कोई भी इसको सोल्व कर सकता है। अब है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। ये किस वजह से होता है? मेनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, बैकवैगन इफेक्ट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि जब क्या होता है किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को परचेज करने लग जाते हैं, या पहले जो कंज्यूमर उस क्वांटिटी को परचेज नहीं कर रहे थे वो भी परचेज करने लग जाते हैं। तो यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से ही हमारा डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कैलकुलेटिंग यूजिंग लेस्पियर फॉर्मूला। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम लेस्पियर का जो फॉर्मूला है ना, ऐसे वाला समेशन P1 और समेशन P0 Q0 ये वाला फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में। ये बात बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट देखिए, द वेट जो है अलॉट किए जाते हैं हर एक आइटम को, तो वो प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी, जो वेट अलॉट किए जाएंगे वो उसी कमोडिटी का प्राइस होता है। तो ये बात भी सही है। जो उसमें W वेट दिया जाता है ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो क्या होता है, उसी कमोडिटी के प्राइस को वेट डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर हम कहेंगे बोथ ए एंड बी बोथ आर ट्रू, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नाइट प्रॉफिट इज, प्रोफेसर नाइट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड होता है किसका? फॉर अननोन रिस्क। जो रिस्क आपको पता नहीं है, अननोन है, तो आपको अननोन रिस्क के बदले क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। वो अपनी थ्योरी में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द रिवार्ड फॉर अननोन रिस्क। कि वो आपको प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप ऐसे रिस्क को उठा रहे हो जो आपको पता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर वही सेम बात पूछ ली कि आपसे फिजिकल डेफिशिएट पूछा है। अभी अभी हमने फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला भी किया है और हमें उसका फॉर्मूला आता भी है। तो आपको पता है फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला देखिए यही दे रखा है। पीछे वाले समय भी हमने इसको ही डाला था। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दी थी एंड माइनस किया था हमने रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर नॉन टैक्स रिसिप्ट। यही हमारा फॉर्मूला होता है किसका? फिजिकल डेफिशिएट का। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगले स्टेटमेंट में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज हाई, ये बात सही है। पानी की जो उपयोगिता होती है कुल वो बहुत ज़्यादा होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड इज हाई। आपने एडम स्मिथ का वाटर और ये डायमंड पैराडॉक्स पढ़ा होगा ना, उसके अंदर आप वाटर और डायमंड का जो कंपैरिजन जब हम देखते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है डायमंड की वो बहुत हाई होती है, क्योंकि कुछ ही लोग उसको क्या कर पाते हैं? परचेज कर पाते हैं। और वाटर जो होता है हमारे लिए बहुत नेसेसिटी होती है, इसलिए उसकी टोटल यूटिलिटी हाई होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम उसके साथ जाएंगे कि दोनों ही जो इसकी कंडीशन है बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को आप इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं, मतलब वो रुकेंगी नहीं, पॉइंट्स की वैल्यू होती हैं। तो बॉडी टेम्परेचर आपका देखा होगा कहीं पर 98.4, तो ये तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। आपको वीट पर कितना एकड़ मिलती है, कई बार हम कहते हैं कि हमारी पूरे एकड़ में कितनी गेहूँ हुई, तो ये भी एक क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। हमारी बॉडी का वेट, उसका टेम्परेचर, हमारी हाइट, ये भी हमारे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं। तो क्या मनी सप्लाई बचा? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? एक तरह से जो वैल्यू हमारी पॉइंट्स की जिसको हम इनफाइनाइट तक काउंट, मतलब उसकी काउंटिंग आपकी ख़त्म नहीं होती, पॉइंट्स में वैल्यू होती है, इनफाइनाइट तक हम इसको काउंट करते रहते हैं। तो मनी सप्लाई को आप काउंटेबल है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 के अनुसार
हाईएस्ट सेक्स रेशो और लोएस्ट सेक्स रेशो पूछा गया है हमसे। अब देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशो तो सबको पता है कि केरल के अंदर है, लेकिन कितना है केरल के अंदर जो हमारा सेक्स रेशो है वो कितना है 1084। ठीक है, 1000 लड़कों के पीछे वुमेन्स कितनी है 1084 हैं। लेकिन उसके बाद लोएस्ट की अगर हम बात करें, लोएस्ट का हरियाणा के अंदर नहीं है, लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पर है दमन एंड दीव में। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें दमन एंड दीव ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो हम तब हरियाणा के साथ जाएंगे। हरियाणा का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, हरियाणा का सेक्स रेशो है 879, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। वरना जो लोएस्ट सेक्स रेशो है वो दमन एंड दीव में है, वो 619 के आसपास कुछ ऐसा चल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि इनमें से स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट्स हम पढ़ते हैं तो कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। अब आपको इनका पहले मतलब पता होना चाहिए, ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। आपको मैं बस बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये थोड़ा कॉमर्स का पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है कि वो मैक्सिमम अमाउंट कि एक कंपनी कितने का मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करेगी, उसे पहले वो जो है क्या करना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। तो वो कैपिटल जो होती है उसकी क्या कहलाती है, ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है। जैसे कि एक कंपनी को 5000 के शेयर्स अगर इशू करने हैं तो उसे वो बताएगा ना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल वो कितनी, तो मैक्सिमम वो 5000 करेगा मान लो एक साल के अंदर, तो वो उस मैक्सिमम अमाउंट को बताएगा, तो ये उसकी होती है ऑथोराइज कैपिटल। सेकंड होती है इशू कैपिटल। अब उसमें से क्या होता है, इस 5000 में से जो वो इशू करती है द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर। अब जो उसने शेयर इशू किए ना, इशू कैपिटल क्या होती है, अब इस 5000 में से जितने उसने इशू किए हैं और उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मनी टर्म में जो वैल्यू होती है, ये हम कह सकते हैं पर शेयर वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी इशू कैपिटल कहलाती है। एंड जो लास्ट है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये इशू कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो हम किसको सब्सक्राइब करते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, आपने टोटल क्या करनी थी 5000 शेयर इशू करने थे। हमने लेट सपोज एग्जांपल बनाया, ठीक है, कंपनी एक साल में 5000 शेयर इशू करती है, तो उसने पहले ही बता दिया कि वो 5000 शेयर इशू करेगी, और ये क्या कर दिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में लिख दिया गया कि एक साल में वो इतने इशू करेगी, तो ये होगी उसकी ऑथोराइज कैपिटल। अब इसमें से उसने जो भी इशू किया लोगों को, ठीक है, इशू किया शेयर्स को, और उन शेयर्स का जो नॉमिनल वैल्यू है पर शेयर की वो उसकी होगी इशू कैपिटल। अब इशू कैपिटल लगा लो, उसने 3000 के इशू किए शेयर, तो ये हो गया उसका इशू कैपिटल। अब इस 3000 शेयर्स में से वो कितने शेयर्स पब्लिक को, आम पब्लिक को इशू करती है, वो इसकी हो जाती है सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे बड़ी होगी आपकी ऑथोराइज कैपिटल, और उसके बाद कौन सी कैपिटल बड़ी होगी हमारी, सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक को हम इशू करते हैं, फिर हमारी होती है इशू कैपिटल कि एक्चुअल में हमने कितने इशू किए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। एक दो क्वेश्चन क्या होता है क्वेश्चन पेपर में थोड़ा हट के अजीब सा आ जाता है, तो इस क्वेश्चन का ज़्यादा रिलेशन कॉमर्स के साथ है, हमारा इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ क्राइसिस 1991। 1991 में जो क्राइसिस हुए कौन सा एक रीज़न नहीं है। करंट अकाउंट डेफिशिएट हमारा राइज हो रहा था जीडीपी का, ये बात सही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट कॉन्टिन्यूसली राइज हो रहा था, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये डेफिशिएट का कारण थी हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पढ़िए, डेप्ट सर्विस पेमेंट आर वेरी लो, कि हमें लोगों का जो डेप्ट था, जो लोन था वो बहुत कम देना था, नहीं, हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और बाकी तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने ये पूछा ना कि क्या रीज़न नहीं था, नहीं सॉरी, स्टेट क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने हमसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं था क्राइसिस का। हमारा जो था डेप्ट सर्विस पेमेंट आर वेरी हाई था, ना कि लो, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है,
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इनको देखिए, हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी बहुत लो था। ये सब रीज़न थे हमारी क्राइसिस के, सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था हमारी क्राइसिस का। हमारा जो पेमेंट था डेप्ट का, हमें लोगों का जो पैसा देना था वो बहुत ज़्यादा देना था, लेकिन यहाँ दे रखा है वेरी लो, इसीलिए ये गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमें टू वेरिएबल दे रखे हैं एक्स एंड वाई, और एन हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो हमसे सिर्फ को वेरिएशन का फॉर्मूला पूछा गया है। को वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। को वेरिएशन कैसे निकालते हैं, समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन एन इसका फॉर्मूला होता है। समेशन जो स्मॉल एक्स है कैसे निकलता है, एक्स हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, उसमें से हम मीन वैल्यू को डेविएट करते हैं, और ऐसे ही वाई में से हम मीन वाई को डेविएट करते हैं, तब हमारा स्मॉल वाई आता है। तो जो को वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल यहाँ लगता है ना, अब ये बोला है इसमें क्या होगा, ये बोला है अंडर द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ लॉन्ग रन शॉर्ट कर्व। जो लॉन्ग रन शॉर्ट कर्व है वो क्या है, अपवर्ड राइजिंग है। यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में देखिए, जब कॉन्स्टेंट रिटर्न्स हमारे लग रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारे कॉस्ट कर्व की जो शेप है वो कैसी है, अपवर्ड राइजिंग है। क्या ये बढ़ रहा है, अपवर्ड राइजिंग नहीं, ये गलत है। पैरेलल टू आउटपुट एक्सिस, ये बात सही है। आपका ये वाला एक्सिस क्या होता है, आउटपुट एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, कॉस्ट वाला एक्सिस होता है। तो हमारा जब हमारा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल चल रहा है एवरेज कॉस्ट में, उस टाइम हमारा ये आउटपुट एक्सिस के पैरेलल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी करेक्ट है। हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। आपको पता है डिमांड कर्व में शिफ्ट कब आएगा, डिमांड कर्व में शिफ्ट तब आता है जब प्राइस के अलावा कोई भी चीज़ में चेंज होता है। अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्या होगा, डिमांड में मूवमेंट आएगा, ना कि शिफ्ट आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया, विल नोट, क्या एक कारण नहीं है शिफ्ट करने का डिमांड कर्व के। अभी मैंने आपको बताया चेंज इन प्राइस हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारा 12th का कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा है अगर प्राइस में चेंज होता है, जब प्राइसेस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, तो डिमांड में क्या होती है, मूवमेंट होती है, ना कि शिफ्ट होता है। और शिफ्ट कब आता है, जब प्राइस के अलावा लोगों की इनकम बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है, प्रेफरेंस बढ़ जाती है, तब हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। तो क्या रीज़न नहीं है शिफ्ट करने का, शिफ्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि प्राइस में चेंज हुआ है। प्राइस में चेंज हुआ है इसका मतलब सिर्फ मूवमेंट हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो बोला है किस पर बेस है, कि हमारे रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, नहीं। गुड्स आर प्रोड्यूस आर कॉम्पिटेटिव, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये जो है ये हमारे इस अजम्पशन पर बेस होता है कि जो गुड्स हमारी कमोडिटी बनाई जाती है मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव होती हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन इसमें हमारी ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हमें पता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आपका ग्रोस नेशनल इनकम और ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि हम नेशनल इनकम का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कहते हैं आय, उत्पाद और रोजगार। उत्पाद, आय और खर्च तीनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए तीनों बराबर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियर मनी। नियर मनी होता है जिसको आप जल्दी से कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड नियर मनी नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड हमारा नियर मनी नहीं है, बाकी पेपर मनी, ट्रेजरी बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज ये हमारी नियर मनी के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चंस आपको समझाने के थे वो मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन जो छोटा था जो हमें आते थे वो मैंने सिर्फ आपको जस्ट आंसर बता दिए। आई होप सो
2018 के इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 80 ही क्वेश्चंस थे, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको वीडियो जो PDF है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।